वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोडी। दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के एलएलएम एंट्रेंस के पेपर के बारे में, जो कि अभी कल ही के दिनांक में ये पेपर हुआ था। मीन्स कि संडे को ये पेपर हुआ था। ये पेपर है 2022 का। देखिए ये छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर का है, उसी का ये पेपर है एलएलएम एंट्रेंस का। यही पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे। देखिए इसमें क्या लिखा है। दिनांक 7/8/2022 को आयोजित विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 के अभ्यर्थी है कि उक्त परीक्षा का उत्तर कुंजी मीन्स की आंसर की विश्वविद्यालय की वेबसाइट आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। यदि किसी भी अभ्यर्थी को उत्तर कुंजी पर कोई भी आपत्ति है तो वो दिनांक 9/8/2022 तक मध्य रात्रि तक संलग्न प्रारूप में ईमेल आईडी में पर मान्य साक्ष्य सहित भेजेंगे। समय सीमा के पश्चात भेजे गए आपत्ति पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। तो ये पेपर 7 तारीख को कराया गया है और इसी पेपर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सा पेपर आया है। इसका ये आंसर की है। आप लोग ध्यान से एक बार आंसर की को देख लीजिए और यही आंसर की है जिसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ एलएलएम का एंट्रेंस का पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ। देखिए ये मास्टर्स ऑफ लॉ मीन्स कि एलएलएम का ये पेपर है जो कि अभी जो 2022 में कराया गया, कंडक्ट कराया गया। 2022 को ये कंडक्ट करवाया गया है। यहाँ पे गाइडलाइन दिया है कि किस प्रकार से आपको परीक्षा देना है। 100 क्वेश्चन आएंगे इसमें। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे। यहाँ पे देखिए सारी बातें यहाँ पे कायदे से लिखी है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे और 100 क्वेश्चन यहाँ पे आए हैं। ये 200 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। 100 प्रश्न रहेंगे। OMR बेस्ड इसका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। ये सारी जानकारी आपको दी जा रही है। ठीक, फिर अगर आगे हम बात करते हैं इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। नो निगेटिव मार्किंग। जब हम 9th वाला इसका पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है नो निगेटिव मार्किंग। कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। जितना क्वेश्चन आया है सभी क्वेश्चन आपको करना है, इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब हम बिना देर किए क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। देयर इज़ नो कनेक्शन बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी। दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ ऑप्शन ए पॉजिटिज्म। जो इसका ऑप्शन ए होगा वो करेक्ट आंसर ये छत्रपति साहू जी महाराज के द्वारा दिया गया है। कानून और नैतिकता के बीच कोई संबंध नहीं है। यह मूल विचार है पॉजिटिज्म। प्रत्यक्षवादियों का ये विचार है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। द इनर मोरालिटी ऑफ लॉ इज़ द थॉट ऑफ। कानून की अंतरिम नैतिकता का विचार दिया है, ये दिया है फुलर के द्वारा। ये विचार दिया गया है। जो फुलर महोदय हैं, फुलर महोदय के द्वारा ये विचार दिया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। यही सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन पूछा गया था जो मैंने पेपर में आप लोगों के सामने एलएलएम का लाया हूँ। सेविग्नी प्रोपाउंडेड द पोजीशन कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन इसमें जो सी हमारा है वही करेक्ट है। इसमें द इंटेंशन टू होल्ड एज ऑनर और ऑप्शन बी है इफेक्टिव कंट्रोल। जो मीन्स कि जो यहाँ पे सी आंसर होगा बोथ ए एंड बी यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। सेविग्नी प्रतिपादित करते हैं कि कब्जे में शामिल है मालिक के रूप में धारणा करने का आशय और बी प्रभावी नियंत्रण। दोनों ए और बी दोनों सही होंगे। विधि की मानव शास्त्रीय शाखा को प्रतिपादित किया गया है। अब किसमें प्रतिपादित किया है? मेन के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया है। देखिए एलएलएम E&T एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशन टेस्ट के बारे में ये है, जो ये छत्रपति साहू जी महाराज का है। CSJM का है। ये यहाँ पे साफ साफ लिखा है एलएलएम एंट्रेंस, यही पेपर है। ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जो क्वेश्चन नंबर 5 आया था, ये 100 क्वेश्चन का सेट है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स वर प्रोपाउंडेड इन विच बुक। ये है द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। मीन्स कि जितने भी क्वेश्चन अभी चल रहे हैं सभी के सभी जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। 5 क्वेश्चन थे जो जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये जूरिस्प्रूडेंस से ही रिलेटेड है। जेरमी बेंथम वाज ट्रीटेड एज हार्ड कोर ओपोनेंट ऑफ जुडिशियल लेजिस्लेशन। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो जुडिशियल लेजिस्लेशन होगा, ए ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ। निम्नलिखित में से कौन कानून का प्राथमिक स्रोत नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का डिबेट होगा, वो हमारा लॉ नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। गाइस थोड़ा सा ये ब्लर आ गया है लेकिन मैं आपको इसको सही से बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन यू डू नॉट गिव फूड टू द हंगरी चाइल्ड ऑफ योर नेबर यू वायलेट। जो ऑप्शन बी है वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, मोरल राइट ऑफ चिल्ड्रेन। कहने का इस क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि जब हम एक भूखे बच्चे को, अपने पड़ोस के भूखे बच्चे को खाना नहीं देते तो ये हम कौन सा अपराध कर रहे हैं? तो ये हम मोरल रॉन्ग कर रहे हैं उस चाइल्ड के प्रति। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। फर्म इज़ अ नॉन जूरिस्टिक पर्सन। ऑप्शन यहाँ पे कई तो दिया, आप लोग देखते रहिएगा, लेकिन जो फर्म होता है वो नॉन जूरिस्टिक पर्सन होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का।
इफ़ अ लॉ कैन नॉट बी इन्फोर्स थ्रू कोर्ट इट मीन्स इट इज़ स्टिल अ लॉ। ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लीगल वैल्यू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिगिनस विथ द प्रियम्बल। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टार्ट होता है वो प्रियम्बल से स्टार्ट होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया से। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। राइट टू इक्वालिटी इज प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम आर्टिकल 14 टू 18। आर्टिकल 14 से 18 तक फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन द केस ऑफ सायरा बानो वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। विच फंडामेंटल राइट शैल बी सस्पेंडेड इफ देयर इज अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। जो हमारा आर्टिकल 19 है वो अपने आप सस्पेंड हो जाता है जब आर्टिकल 352 इन्फोर्स होता है। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। राइट टू इंटरनेट इज़ अ फंडामेंटल राइट। जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा, इंटरनेट हमारा फंडामेंटल राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16। द नेम और बाउंड्री ऑफ उत्तर प्रदेश कैन बी अल्टर्ड बाय द पार्लियामेंट। ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा वही सही होगा, विदाउट द कंसेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। इन द इलेक्शन फॉर प्रेसिडेंट ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू हु वेयर इंटाइटल्ड टू वोट। ऑप्शन ए ऑल मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ऑप्शन बी ऑल मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट। ऑप्शन सी ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। ऑप्शन डी ओनली इलेक्टेड मेंबर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 18। द पावर ऑफ जुडिशरी रिव्यू ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया कैन बी एक्सरसाइज बाई। ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी हाई कोर्ट ओनली। ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ओनली। ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो बोथ ए एंड बी होगा। ये क्वेश्चन पे सस्पेंशन दिया गया है छत्रपति साहू जी महाराज के द्वारा ही, तो इसका जो उन्होंने आंसर दिया है क्वेश्चन पहले सुन लीजिए। इन रे दिल्ली लॉ एक्ट AIR 1951 सुप्रीम कोर्ट वाज डिसाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ। ये बेंच से रिलेटेड मामला है, इसीलिए इस पे उन्होंने कोई सही आंसर नहीं दिया। आप क्वेश्चन नंबर 19 का जो मैंने आंसर की शुरू में दिखाया उसमें जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे स्टार लगाया हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने 7 जजेस का दिया है, 7 जजेस का ये बेंच था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। AK क्राइपक वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 1969 का ये मामला है। ऑप्शन ए जजेस इज ऑन केस से रिलेटेड है। ऑप्शन बी ऑडी अल्टरम पार्टम से रिलेटेड है। ऑप्शन सी नोटिस से। ऑप्शन डी पावर ऑफ कोर्ट से। जो ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा 20 का वो ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, जजेस इन हिज ऑन केसेस। 21 की बात करते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज मोस्ट पावरफुल लीगल राइट इन इंडिया। ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट। ऑप्शन बी लीगल रिलीजियस राइट। ऑप्शन सी सोशल राइट। ऑप्शन डी ह्यूमन राइट। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ए करेक्ट आंसर होगा, मीन्स की फंडामेंटल राइट की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। वैल्यू एंड प्रिंसिपल एसोसिएटेड विथ द आइडिया ऑफ लीगैलिटी आर कॉल्ड। ऑप्शन ए लॉ एंड ऑर्डर। ऑप्शन बी पब्लिक ऑर्डर। ऑप्शन सी रूल ऑफ लॉ। ऑप्शन डी रूल बाय लॉ। जो ऑप्शन हमारा सी होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा, रूल ऑफ लॉ की बात इसमें की जा रही है। जिसको हिंदी में देखना हो वो अपना हिंदी में भी देख सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। फंक्शंस हेडेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया। कौन भारत की कार्यपालिका का कार्यात्मक प्रमुख कौन होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति। ऑप्शन बी कैबिनेट मंत्री। ऑप्शन सी गृह मंत्री। ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो प्रधानमंत्री को यहाँ पे कंसीडर किया गया है, प्रधानमंत्री होगा। क्वेश्चन नंबर 24। प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड। प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फॉर ऑप्शन ए वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन बी मिसबिहेवियर। ऑप्शन सी इनकॉम्पिटेंस। ऑप्शन डी कंडक्टिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो ऑप्शन हमारा ए होगा वही करेक्ट आंसर होगा। संविधान राष्ट्रपति को हटाने का मेन कारण यही होता है, संविधान का यदि राष्ट्रपति द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द इंटरनेशनल लॉ थ्रू विच आर्टिकल। यहाँ पे आर्टिकल की बात पूछा रहा है, किस आर्टिकल के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से हटाया जा सकता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित है। जो अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल लॉ है उससे संबंधित है। जो हमारा ऑप्शन बी है 353, यही करेक्ट आंसर होगा हमारा इसका। क्वेश्चन नंबर 26। द स्टेट शैल इंडेवर
to foster respect for international law and treaty obligations in delegations of organized people which one another. This is provision for option B is the correct answer. Constitution of India की बात कर रहा है, हिंदी में ही पढ़ के आपको बता देते हैं। राज्य संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का प्रयास करेगा। यह एक प्रावधान होगा, जो ऑप्शन बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। शरणार्थी कन्वेंशन, रिफ्यूजी कन्वेंशन हमारे इंडिया के द्वारा किया गया था, तो नो साइन बाय इंडिया। ऑप्शन ए होगा भारत द्वारा हस्ताक्षरित है। ऑप्शन बी भारत पर बाध्यकारी है। ऑप्शन सी भारत द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है। ऑप्शन डी भारत द्वारा अनुसमर्थित है। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, भारत द्वारा अनुसमर्थित, भारत द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। जस्ट कॉजेंस डील्स विथ अ प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ विच इज ऑप्शन ए सो फंडामेंटल दैट इट इज रिकॉर्डेड इन ICESCR. Option B so fundamental that ICJ make a declaration. Option C so fundamental that it binds all state. Option D fundamental to UN Charter. जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 29, राजनयिक को प्राप्त प्रतिरक्षा और विशेषाधिकार के बारे में प्रावधान है। जो ऑप्शन ए है राजनयिक संबंधों पर वियना सम्मेलन 1961 है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। निम्नलिखित में से किसे विधि शास्त्र का विलुप्त प्राय बिंदु कहा गया है? जो हमारा ऑप्शन डी है इंटरनेशनल लॉ को इसे ही विलुप्त प्राय बिंदु कहा गया है। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31, मानव अधिकार कानून HRL और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून IHL पर्यायवाची हैं। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन सी UDHR। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबो। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32, चूज द करेक्ट ऑप्शन। विच एमॉन्ग द फॉलोइंग आर चीफ सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। यहाँ पे जो 3 बातें बताई गई हैं, 4 बातें बताई गई, चारों बातों को मैं बता रहा हूँ। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशन। सेकंड, कस्टम्स के बारे में बताया जा रहा है। थर्ड, ट्रीटीज एंड राइटिंग ऑफ जूरिस्ट के बारे में बताया जा रहा है। फोर्थ, इक्विटी एंड जुडिशियल डिसीजन की बात बताई जा रही है। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 32 का वो फर्स्ट एंड सेकेंड होगा, मीन्स की ए वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, प्रत्येक संविधि इंग्लिश में बात करते हैं। एवरी ट्रीटी इज बाइंडिंग अपॉन द पार्टीज टू इट एंड मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय देन इन गुड फेथ। दिस इज कॉल्ड पैक्टा संड सर्वांडा। क्वेश्चन नंबर 30 का जो ऑप्शन होगा वो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, पैक्टा संड सर्वांडा इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ड्रेगो डॉक्ट्रिन इज रिलेटेड टू। इंटरवेंशन से रिलेटेड जो ड्रेगो डॉक्ट्रिन हमारा रिलेटेड है वो इंटरवेंशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 35, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन इलस्ट्रेशन ऑफ मेंजरिया। जो यहाँ पे ऑप्शन ए है इंटेंशन, ऑप्शन बी नॉलेज, ऑप्शन सी रीजन टू बिलीव, ऑप्शन डी कंडक्ट। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 35 का जो आंसर होगा वो डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कंडक्ट से रिलेटेड नहीं होता है मेंजरिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। वे अपराध जिनमें मेंजरिया के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं होती है कहलाते हैं। ऑप्शन ए व्यक्तिगत दंडिक अपराध, व्यक्तिगत दायित्व अपराध। ऑप्शन बी कठोर दायित्व अपराध। ऑप्शन सी सामान्य दायित्व अपराध। ऑप्शन डी रचनात्मक दायित्व अपराध। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा सेक्शन 36 का, क्वेश्चन नंबर 36 का वो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्राइम, कठोर दायित्व अपराध। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। A wife file a case of cruelty against her husband and file a case of divorce under civil law. She will be required to prove cruelty. Option A beyond all doubt. Option B beyond reasonable doubt. Option C preponderance probability. Option D prima facie. तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। बी पर जेड अपराध करता है। बी को इस प्रकोपन से तीव्र क्रोध आ जाता है। A1 जो निकट ही खड़ा हुआ है बी के क्रोध का लाभ उठाने के लिए उससे जेड का वध कराने के आशय से बी के हाथ में चाकू डाल देता है। बी ने चाकू से जेड को मार दिया। A1 ने कौन सा अपराध किया? जो A1 ने अपराध यहाँ पे किया है वो मर्डर का अपराध किया है। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। इन द अबेटमेंट ऑफ इफ द अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड as prescribed under section 306 of IPC, the death of a person is option A essential, option B not essential, option C not essential because of the offense is still incompleted, option D desirable। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, essential is the correct answer। अब क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। फॉर द कंडक्ट ऑफ अदर a person can be made jointly liable under the criminal law if there is
ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अबेटमेंट, कॉमन ऑब्जेक्ट एंड कॉमन इंटेंशन, ये सभी चीज़ों का होना आवश्यक होता है ज्वाइंट लाइबिलिटी अंडर क्रिमिनल लॉ के अंदर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। सेक्शन 82 ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1860 गिव्स एब्सोल्यूट डिफेंस। जो डॉली इन कैपेक्स की हम बात करते हैं सेक्शन 82 में, उसकी कंप्लीट एब्सोल्यूट डिफेंस के बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 42, बिरसा सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1958, ये किस सेक्शन में दिया गया है? आईपीसी के सेक्शन नंबर 300 के सब क्लॉज 3 में ये बात बताई गई, जो बिरसा सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का केस रिलेटेड है। सेक्शन नंबर 300 सब क्लॉज 3 से ये रिलेटेड है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज अवेलेबल अगेंस्ट ऑफेंस एंड नॉट अगेंस्ट ऑफेंस। दिस प्रिंसिपल इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 105 इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। जसदीप सिंह एट द रेप जस्सू वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 2022। देखिए करंट का भी केस लॉ पूछा है। द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट इट इज़ अ टीम इफेक्ट akin to a game of football involving several positions managed by many such as defend, midfield, strike and a keeper. This is a statement of section 34। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो 34 होगा। यहाँ पे इसको हिंदी में बताते हैं। जसदीप सिंह उर्फ जस्सू बनाम पंजाब राज्य 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने अवलोकन किया है कि यह फुटबॉल के खेल के समान एक टीम प्रयास है जिसमें डिस्पेंस, मिडफील्डर, स्ट्राइक और कीपर जैसे कई पदों को शामिल किया जाता है। यह कथन किससे संबंधित है? जो हमारा ये कथन संबंधित है वो धारा 34 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 45, एक कंपनी पर उस अपराध के लिए भी मुकदमा किया जा सकता है जिस अपराध में कारावास और जुर्माना दोनों की सजा का निर्णित किया गया है। जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा वो हमारा बी करेक्ट ऑप्शन होगा। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक वर्सेस डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट 2005 का ये केस लॉ है। केस लॉ से बेसिस ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 46, डिसऑनेस्टली एंड फ्रॉडुलेंटली इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 24 एंड 25 रिस्पेक्टिवली प्रोवाइड किया गया है इंडियन पीनल कोड में। डिसऑनेस्टली और फ्रॉडुलेंटली को, डिसऑनेस्टली जो है 24 में डिफाइन किया गया है और फ्रॉडुलेंटली सेक्शन 25 में डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफेंसेस अंडर आईपीसी इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 40 में ही ऑफेंस के बारे में बताया गया है आईपीसी में। टॉट जनरली डू नॉट कंटेन्स ऑल ऑफ द एबो। कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन नहीं कंटेन करता है, लिक्विडेटेड डैमेजेस नहीं कंटेन करता है, ड्यूटीज अंडर टेकन बाई पार्टीज ये सभी नहीं कंटेन करता है। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49, डोगोन बनाम स्वीटेंस 1932 एक अच्छा उदाहरण है। किसका उदाहरण है? नेग्लिजेंस का उदाहरण है, जो क्वेश्चन नंबर 49 है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। रे पॉलीमर्स एंड फर्नेस वाइटे एंड कंपनी लिमिटेड इज एसोसिएटेड विद रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा 50 का वो बी होगा, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। अंडर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफ टॉट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। डिफेंस इज एप्लीकेबल, डिफेंस जो होगा यहाँ पे एप्लीकेबल होगा 51 के ऑप्शन बी में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 का। रायलैंड बनाम फ्रेचर 1866 कहता है, जब एक व्यक्ति जो अपने उद्देश्य के लिए अपनी भूमि पर कोई ऐसी चीज़ एकत्र करता है और रखता है जिसके बाहर निकाले जाने पर रिस्टी मीन्स की क्षति होने की संभावना होती है, तो ऐसा वो अपने खतरे पर करता है और उस कारण होने वाले नुकसान से बचने के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी है। जो इसके निकल भागने का स्वाभाविक परिणाम है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बाद में परिभाषा में जोड़ा गया है? जो हमारा ऑप्शन ए होगा, नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड होगा, यही हमारा जोड़ा गया है और यही हमारा ऑप्शन भी आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 का देखिए किस किस प्रकार से उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। कोई क्वेश्चन का कोई मतलब है नहीं, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ टॉर्टियस लाइबिलिटी इज एप्लीकेबल ऑन ऑप्शन ऑल। ऑप्शन ए प्राइवेट फैक्ट्रीज ओनली, ऑप्शन बी गवर्नमेंट फैक्ट्रीज ओनली, ऑप्शन सी प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट फैक्ट्री, ऑप्शन डी फैक्ट्रीज एक्सेप्ट कॉटेज इंडस्ट्री। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 54, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन इलुस्ट्रेशन ऑफ इंजरी साइनम डेमिनम। जो एसबी वर्सेस वाइट के केस है 1703 का, इसी केस में बताया गया है। इंजरी साइनम डेमिनम की बात बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 55 का, इन द फेमस MC मेहता केस रूल्ड टॉट वाज प्रोपाउंडेड बाई। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के बारे में बताता है। 55 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। द प्रिंसिपल विल बी वाइकेरियस लाइबिलिटी फॉर द फ्रॉडुलेंट बिहेवियर ऑफ हिज एम्प्लॉय इफ
only if option A it was for the beneficial of principal, option B it was in the course of employment, option C it was for the benefit of the एम्प्लॉय, ऑप्शन डी इट वाज इन द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 का, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट एन इलस्ट्रेशन ऑफ ट्रेसपास। जो हमारा डी होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ब्रांच ऑफ ट्रीज ऑन लैंड ऑफ 1A, A1 स्केप ऑन द लैंड ऑफ A2, यही जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 का, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज पास्ड इन 2019 में हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को पास किया गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स इज प्रोवाइडेड। जो ऑप्शन हमारा ए होगा वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए किसी भी प्रकार से ज़बरदस्ती क्वेश्चन बनाया गया है, क्वेश्चन बनाने का कोई मतलब है नहीं। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मीनिंग ई कॉमर्स इज प्रोवाइडेड, इसका क्या मतलब होता है? दिया गया है, नहीं दिया गया है। एंट्रेंस एग्जाम में किस प्रकार से ये लोग क्वेश्चन बनाते हैं कुछ पता नहीं चल पाता है। 60 क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष 1903 वाज फाइनली डिसाइडेड बाय विच कोर्ट। ऑप्शन ए होगा जो हमारा प्रीवी काउंसिल के द्वारा मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास का केस को डिसाइडेड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 61 का, बी नीड्स कोविड-19 नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट ऑन एन अर्जेंट बेसिस टू ट्रैवल टू कनाडा। ए स्टाफ ऑफ अ दिल्ली क्लिनिक promises to B to provide him COVID-19 negative report if he pay ₹3,000 as bribe, the agreement is void। यहाँ पे ये क्वेश्चन बनने लायक था कि ये घूस दे करके कोविड-19 का निगेटिव सर्टिफिकेट बनवाया जा रहा है और वो 3,000 रुपया दे रहा है घूस के तौर पे, तो यहाँ पे ये क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? एग्रीमेंट क्या होगा? ये void होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 का, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट अ प्रपोजल इंटू अ प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। जो 62 का हमारा करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। ए एग्रीज टू पे ₹50,000 इफ टू पैरेलल लाइन्स मीट एट अ प्लेस, द एग्रीमेंट इज वॉइड। ये जो एग्रीमेंट होगा ये वॉइड होगा। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉस्ड बाई कोर्सन फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन द एग्रीमेंट इज वॉइडेबल। ये दोनों पार्टीज पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन को वॉइड भी करवा सकते हैं और वॉइडेबल भी करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा सी होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की, क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, सेक्शन 68 टू सेक्शन 72 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 66, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन, ऑप्शन सी हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो मनी होगा। क्वेश्चन नंबर 67, वेयर नो पर्सन इज मेड बिटवीन द पार्टीज अंडर ड्यूरेशन एंड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ देयर पार्टनरशिप सच पार्टनरशिप इज अ पार्टनरशिप एज विल्ट। जो क्वेश्चन नंबर 67 है उसका हमारा करेक्ट आंसर बी होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 का, अनीता हेडेड वर्सेज MS गॉडफादर ट्रेवल्स एंड 2012 डील्स विथ विच प्रोविजंस ऑफ द नेग्लिजेंस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। सेक्शन 138 से लेकर के सेक्शन 141 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया, उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज प्रोवाइडेड अंडर विच प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये जो CSJM के द्वारा ये भी सस्पेंशन में डाला गया, लेकिन इसका आंसर जो बताया गया है वो बी आंसर बताया गया, सेक्शन 135। देख लीजिएगा जो मैंने आंसर की लगाया है वहाँ पे भी स्टार बना हुआ है, इस पर सबको एक समान नंबर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। व्हेन द कंपनी इज the offender, vicarious liability of the director cannot be imputed automatically in the absence of any statutory provision to this effect. This was held in the case of सुनील भारती मित्तल वर्सेस CBI 2015 का ये केस है। 70 का जो ऑप्शन ए होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 का, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट इज मेंशन अंडर विच प्रोविजन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 9 जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, सेक्शन 9 में बताया गया, सेक्शन 9 में बताया गया हिंदू मैरिज एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। आपसी सहमति से तलाक की अनिवार्य शर्त क्या है? ऑप्शन ए, वे 2 साल या उससे अधिक की अवधि से अलग रह रहे होंगे। ऑप्शन बी, वे एक साथ नहीं रह पा रहे होंगे। ऑप्शन सी, वे पारस्परिक रूप से सहमति हुए हैं कि विवाह को भंग कर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन डी, दोनों बी और सी। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो डी वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 का, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत मिलान कीजिए। बच्चों की कस्टडी पहला धारा 28 दिया है, बी दिया है अस्थायी गुजारा भत्ता और रखरखाव धारा 26 दिया गया है। संपत्ति का निपटारा
धारा 27 दिया गया। डिक्री और आदेश का अपील धारा 25। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ए वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। जो ए का दूसरा होगा, बी का चौथा होगा, सी का तीसरा होगा, डी का पहला होगा। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। हिंदू अप्राप्तव्य और संरक्षकता अधिनियम 1956 की धारा 6 के अनुसार कोई भी व्यक्ति नाबालिग के प्राकृतिक अभिभावक के रूप में कार्य करने का हकदार नहीं होगा। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, अगर वह मुस्लिम धर्म में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में 2006 के संशोधन ने हिंदू महिलाओं को सशक्त बनाया है, क्योंकि ऑप्शन ए, वे स्वयं अर्जित संपत्ति में समान अधिकार का दावा कर सकती हैं। ऑप्शन बी, वे पवित्र दायित्व निभा सकती हैं। ऑप्शन सी, वे सहदायकी संपत्ति में समान हिस्सेदारी का दावा कर सकती हैं। वे पति की संपत्ति में समान हिस्से का दावा कर सकती हैं। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 का। दत्तक हिंदू ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 के अनुसार भरण पोषण की परिभाषा है। ऑप्शन ए, एक संपूर्ण परिभाषा। ऑप्शन बी, एक समावेशी परिभाषा। ऑप्शन सी, संपूर्ण और समावेशी दोनों परिभाषा। ऑप्शन डी, न तो संपूर्ण और न तो समावेशी परिभाषा है। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी, इसका 76 का बी करेक्ट ऑप्शन होगा, एक समावेशी परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं। हिंदू अप्राप्तव्य और संरक्षक अधिनियम 1956 की धारा 6 को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है, क्योंकि यह धारा अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। ये मामले हैं। ऑप्शन ए, गीता हरिहरन बनाम रिजर्व बैंक। ऑप्शन बी, जीजाबाई बनाम पठान। ऑप्शन सी, दोनों ए और बी। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो गीता हरिहरन बनाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हमारा जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। के दो बेटे S1 और S2 हैं। S2 F को के की हत्या के लिए उकसाता है। F के की हत्या करता है। क्या S2 के की संपत्ति को उत्तराधिकार के रूप में लेने का हकदार है? ऑप्शन ए, हाँ। ऑप्शन बी, सजा के बाद S2 हकदार है। ऑप्शन सी, नहीं, S2 धारा 25 के तहत अयोग्य है। ऑप्शन डी, बी, बोथ ए एंड बी। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 का। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 के अनुसार एक हिंदू महिला के कब्जे में कोई भी संपत्ति की वह हो सकती है। ऑप्शन ए, सीमित स्वामी। ऑप्शन बी, आंशिक स्वामी। ऑप्शन सी, प्रतिबंधित स्वामी। ऑप्शन डी, पूर्व स्वामी। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा 79 का वो हमारा एब्सोल्यूट ऑनर होगा, मीन्स की डी वाला करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। A1 19 साल का अविवाहित हिंदू पुरुष है और B1 18 साल की अविवाहित मुस्लिम महिला है। वे एक रिश्ते में रह सकते हैं यह कथन है। ऑप्शन ए, कानून में दंडनीय है। ऑप्शन बी, गैर कानूनी है। दोनों ए और बी। ऑप्शन डी, विधिपूर्ण है। जो ऑप्शन बताया गया है वो यहाँ पे डी बताया गया है। देखिए फिर से क्वेश्चन नंबर 80 को आप सुनिए। A1 इज़ अ 19 ईयर अनमैरिड Hindu male and B1 is a 18 year unmarried Muslim female. They are living in relation. It is lawful. ये जो होगा ये lawful होगा। लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं तब lawful होगा। 81 की बात करते हैं। आर्टिकल 44 प्रोवाइडेड फॉर द यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल सिटीजन। ऑप्शन 81 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। 82 की बात करते हैं। द वक़फ़ एक्ट 1995 हैज़ बीन अमेंडेड इन 2013 में अमेंड किया गया था वक़फ़ एक्ट को। 82 का हमारा सी ऑप्शन होगा। 83 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 ह्यूमन राइट्स आर राइट रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी ओनली। 83 का हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट प्रिस्क्राइब्ड फॉर द वायलेशन ऑफ प्राइवेसी इज। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा अमोरल रॉन्ग होगा। 85 की बात करते हैं। द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड ह्यूमन राइट इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट। जो 85 का हमारा करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। जो ऑप्शन हमारा ए होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑल फंडामेंटल राइट आर द ह्यूमन राइट। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। 87 की बात करते हैं। द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कैन बी एनी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट। जो 87 का हमारा करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। आप लोग इसको बाय द टाइमिंग आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा। 88 की बात करते हैं। NHRC सेल नेसेसरली कंसिस्ट ऑफ वुमेन। दिस वॉज प्रिस्क्राइब्ड थ्रू 2019 अमेंडमेंट। 2019 के अमेंडमेंट से इसको बताया गया है 88 वाले में। डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। इन्वायरमेंटल रिलेटेड मैटर
फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए फंडामेंटल ड्यूटीज ओनली, ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी शेड्यूल 7, ऑप्शन ए बोथ ए एंड बी। जो हमारा करेक्ट 89 का ऑप्शन होगा वो डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। इसेंशियल एलिमेंट ऑफ प्रिक्योनरी प्रिंसिपल आर टू बी चेक इन्वायरमेंटल डेलीगेशन। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन ए थ्रेट ऑफ सीरियस एंड इरिसेबल डैमेजेस, ऑप्शन बी सुटेबल प्रिवेंशन मेजर्स कैन बी टेकन, ऑप्शन सी इवन इफ देयर इज लैक ऑफ साइंटिफिक सर्टेनिटी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। अर्जुन गोपाल बनाम भारत संघ अक्टूबर 2023-2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय किया कि दीपावली पर्व के दौरान पटाखे का छोड़ना, ऑप्शन ए केवल दिल्ली में प्रतिबंधित है, ऑप्शन बी सारे भारत में प्रतिबंधित है, ऑप्शन सी केवल मेट्रोपॉलिटन शहरों में प्रतिबंधित है, ऑप्शन डी केवल कुछ घंटों को छोड़कर भारत में प्रतिबंधित है। जो ऑप्शन डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। ग्रेटर मुंबई नगर निगम बनाम अंकित सिन्हा 2021 के मामले में यह निर्धारित हुआ है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो वो क्या कर सकता है? किसी मामले में स्वतः संज्ञान ले सकता है। जो ऑप्शन ए होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। निम्नलिखित अधिनियम का सही क्रम क्या है? पेटेंट अधिनियम पहला, दूसरा डिजाइन अधिनियम, तीसरा व्यापार चिन्ह अधिनियम। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा तीसरा होगा, 1, 3, 2। जो हमारा 93 का जो बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की। क्या आविष्कार नहीं है? पेटेंट अधिनियम के किस प्रावधान के अंतर्गत उपबंध है? जो हमारा सेक्शन 3 में बताया गया है ये हमारा आविष्कार नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। एक्सक्लूसिव लाइसेंस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2(1) के सब क्लॉज एफ में डिफाइन किया गया है। अनन्य लाइसेंस वर्णित है धारा 2 के सब क्लॉज 1 में 4 में डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं। धारा 6 के अंतर्गत पेटेंट के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को अवश्य ही होना चाहिए बोथ ए एंड बी, अ ट्रू इन्वेंशन ओनली, अ फर्स्ट इन्वेंटर ओनली। जो 96 का सी ऑप्शन हो वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97 का। एक भौगोलिक उपदर्शक संकेत भ्रामक रूप से अनन्य भौगोलिक उपदर्शक संकेत के समान होता है यदि यह संभावना है कि वे, जो हमारा सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, धोखा देना या भ्रम पैदा करे। जो 97 का ऑप्शन होगा वो सी वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। व्यापार चिन्ह अधिनियम के अंतर्गत मिथ्या व्यापार विवरण कोई ऐसी बात है जो असत्य या भ्रामक है? जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, केवल तात्विक रूप से। क्वेश्चन नंबर 99 की बात करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब पारित किया गया था? सन 2000 में पारित किया गया था। 99 का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। श्रेया सिंगल केस 2015 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के किस प्रावधान को असंवैधानिक किया गया था? 66A को असंवैधानिक किया गया था। जो 100 का हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है वही करेक्ट आंसर है। दोस्तों तो जो आज हमने डिस्कस किया ये छत्रपति साहू जी महाराज का LLM एंट्रेंस एग्जामिनेशन का 2022 का पेपर था। दोस्तों मैं आप लोगों के सामने बहुत ही जल्दी DDU मीन्स कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का भी पेपर LLM का प्रीवियस ईयर का मैं पेपर आप लोगों के सामने बहुत ही जल्दी लेकर के आने वाला हूं। जो भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हूं, मान के चलिए 100% यही आपको पेपर, ऐसा ही आपको पेपर मिलेगा। सेम हूबहू तो नहीं, मतलब क्वेश्चन का सीक्वेंस अलग अलग हो सकता है लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा। मैंने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का भी अपने इसी यूट्यूब चैनल पे पेपर कराया है, 2020 का करवाया है, 2021 का पेपर सॉल्व करवाया है। आप उसको भी चाहें तो देख सकते हैं, वो भी सेम इसी प्रोविजंस पे करवाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के सामने DDU का पेपर लेके आने वाला हूँ। थैंक यू।